नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ बातें जहां होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और हमारी ये भी कोशिश होती है कि आपसे हम रोज एक नई हस्ती को, एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएं, नई बातें जानने को मिले, समाज की, दुनिया की, किसी में क्या चल रहा है, किसी नए हिस्से में क्या बातें हो रही हैं, वो आपके सामने हो। अब आज हम करेंगे बात कला की दुनिया की। कला एंड पॉलिटिक्स वैसे तो बहुत मिले जुले हैं, और आजकल काफ़ी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कला जगत से जो है फिल्म राजनीति में आए, जो नहीं भी आए उनकी अपनी कोई सोच है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होगी, कोई थॉट होगा। वैसे कलाकार के लिए कहते हैं कि उसका हृदय बड़ा नाजुक होता है, वो हमसे ज़्यादा, आम लोगों से ज़्यादा चीज़ों को महसूस करता है, तो ज़्यादा चीज़ें उसको इफ़ेक्ट भी करती होंगी। और भारत में इस दौर में जिस किस्म की राजनीति हो रही है, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जिस किस्म के मुद्दे उठ रहे हैं, ये एक कलाकार के दिल पर कैसी छाप छोड़ती है, और वो अपना कैसे माइंड मेकअप करते हैं, किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ। ये सारी बातें आज हम करेंगे। मोदी, योगी, भारत की राजनीति, राहुल गांधी, विपक्ष क्या कह रहा है, सब बातें बहुत होती हैं, आज भी होंगी, लेकिन एक नए स्टाइल में होंगी। तो आपको मैं आज के एक बहुत खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूँ, जिनको हिंदुस्तान में प्यार से कहते हैं लोक रानी। इनके माता पिता ने बड़ा सुंदर सा नाम रखा, मालिनी। मालिनी अवस्थी जी हमारी मेहमान है आज। मैं थोड़ी शरारत कर लेता हूँ, जैसे मैंने भी कर ली मालिनी। बहुत स्वागत है लेकिन आपका हमारे प्रोग्राम में। मुझे हमारी अभी कुछ वक्त पहले शायद रजत जी ने मोदी जी का इंटरव्यू किया था, उस प्रोग्राम में सामने बैठी हुई थी, मैंने जाके नमस्ते किया, तो वहीं से मैंने अपनी अर्जी डाल दी थी कि किस दिन आप प्रोग्राम में जरूर आइएगा। और मैम ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगी, और आज हमने उनको घेर लिया, पकड़ लिया। मैम बहुत स्वागत है। सौरभ, बहुत बहुत आभार आमंत्रित करने का, और बहुत बहुत बधाई। आपने ये इतना सुंदर कार्यक्रम एक आरंभ किया जिसमें बहुत अनौपचारिक, जैसे घर में बैठ करके हम बात करें, लेकिन विषय सामयिक है और बहुत बेबाकी से बात कही जाती है, लेकिन उस बेबाकी में कहीं तलखी नहीं है, ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप मुस्कुराते हुए बहुत बातें निकलवा लेते हैं, और प्रदीप जी के लिए तो हम सब बहुत श्रद्धा रखते हैं। आप इतने, ये हमारे एनसाइक्लोपीडिया मैम। सर बहुत स्वागत है आपका। और शांतनु जी से तो हमारा पुराना परिचय है ही जी। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। अच्छा मैम, हमारा तो वैसे ज्यादातर कोर्स सब्जेक्ट पॉलिटिक्स रहता है। जी जी। तो अच्छा, तो मुझे यही तो लग रहा था आपने मुझे कैसे बुलाया। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्यों बुलाया। एक तो मालिनी जी की वैसे भी बड़ी बेबाक है, मतलब आप उनको किसी खांचे में नहीं बांध सकते। जो है, अगर मन में कोई बात है कहनी है तो वो कहती ही हैं, और कहीं भी हैं। पीछे राम मंदिर पर मैंने आपका स्टेटमेंट देखा था, और भी कई विषयों पर बातचीत हुई है। दूसरा, आपके जो बेटर हाफ हैं अवनीश अवस्थी जी, अब वो आईएएस अफसर, यूपी में उन्होंने बहुत लंबी सेवा दी, योगी जी के साथ बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो पॉलिटिक्स में आपको शायद ज़्यादा लोग चाहते होंगे कि बोलें, क्योंकि सर जो हैं इतना नज़दीक से काम कर रहे हैं सरकार में, और योगी जी के साथ खास तौर पर, तो सब लोग जानना चाहते हैं ना, भाई अंदर क्या है योगी जी की, मतलब अंदर की बात बताइए, कुछ अंदर की बात पता चल जाए। आपने इसलिए बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, मैंने आपको बताया कि एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है, एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है, लेकिन आपकी अपनी इंडिविजुअल राय आज की राजनीति पर मैं जानना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद योगी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने चूंकि कलाकार के नाते परिचय दिया है, तो एक व्यक्तिगत अपना एक विचार जरूर यहाँ साझा करना चाहूंगी। जब आपने बेबाकी कहा, तो मुझे लगता है कलाकार तो मुखर, स्पष्टवादी और बहादुर व्यक्ति जो सच्चा होगा वही बहादुर होगा। दूसरा, राष्ट्र के प्रति प्रेम। यदि सच्चा कलाकार है तो पहली चीज जो जोड़ती है वो जो हमारी पहचान, हम किस चीज को अभिव्यक्त कर रहे हैं, इस संसार को, इस प्रकृति को, इस जगत को, और वहां पर मेरी अभिव्यक्ति क्या है, मेरी राष्ट्रीयता, मेरा देश, मेरा अंचल, मेरी माटी, मेरे पूर्वज, मेरी संस्कृति, वो प्रकृति जो मैंने विरासत में ली, और सौभाग्य से मैं उन्हीं को गाती भी हूँ। तो जाहिर है इस समय प्रदेश की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में है जिन्हें देश ने मुख्यमंत्री के रूप में जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरा बचपन गोरखपुर में बीता है, और गोरखपुर में उस समय मेरा बचपन के वो दिन बीते हैं जब हम लोग प्रति दूसरे दिन, तीसरे दिन गोरक्षनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए अवश्य जाते थे। और साथ ही साथ इतना बड़ा सौभाग्य रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय हमारे गोरक्षनाथ की पीठाधीश्वर, उनके गुरु, उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं। तो आप सोचे, वो एक बड़ा भावुक
बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी गोरखपुर में, पिताजी डॉक्टर थे, वहीं पोस्टेड थे, और उस समय वहाँ पर गोरक्षनाथ पीठ में बड़ी सुंदर आज भी परंपरा है संस्कृत की, सस्वर संभाषण संबोधन, संस्कृत निबंध प्रतियोगिता, संस्कृत में और मानस की चौपाइयों की अंताक्षरी, ये प्रतियोगिताएं होती थी। मैं विद्यालय से जाती थी हम लोग, और महंत जी की तो हम लोग को जो याद है, महंत अवैधनाथ जी की कि वे चहलकदमी किया करते थे पूरे मंदिर के परिसर में, हम लोग ऐसे उनको देखते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री जी के दादा गुरु जी जो महंत दिग्विजय नाथ जी, तो उनका जो महाराणा प्रताप है वहाँ पे हम लोग अभिनय नाट्य प्रतियोगिता में जाते थे। और विवाह हो गया, विवाह होने के बाद वो भी दिन आया कि पतिदेव वहीं जिलाधिकारी भी होकर के तैनात हुए। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे भरे पूरे जीवन में एक मैंने बचपन से लेकर अब तक जो वहाँ की जो एक श्रद्धा का भाव मठ के साथ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं जो कभी नहीं भूलती, और आज शायद मैं पहली बार ये बता रही हूँ कि जब हम वहाँ से विदा हुए, ट्रांसफ़र था तो जाने लगे, हम लोग मिलने के लिए गए मठ में, तो मेरा कोछा भर के विदा किया गया था। और पूर्वांचल के लोग इस बात को, या अवध के लोग जानते हैं कि कोछा आंचल भरने का मतलब क्या होता है, बेटी के कि कोछा भर करके कि आज, क्योंकि अभी तक तो था प्रशासन, लेकिन आज जब आप सेवा से यहाँ से मुक्त हो चुके हैं, जा रहे हैं, तो आज उस कोछा भर के, तो मेरे लिए तो वो एक धाम है, मेरे लिए घर है मेरा। आप आज भी यदि मंदिर चले जाएं तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी वहाँ होते हैं और महंत के रूप में होते हैं, तो आपको समय लेने की जरूरत नहीं, कोई भी आ सकता है, उनसे कभी भी मिल सकता है। वो आज भी नियम है, पहले भी था। तो बहुत कम उम्र से योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर बतौर मठ के भावी उत्तराधिकारी और एक युवा सांसद के रूप में इतने सक्रिय थे कि उनकी सक्रियता एक अपने आप में एक विषय थी, और उन्होंने सक्रियता में अपने पूर्वजों के ही विषयों को उठाया। जैसे कि गोरक्षनाथ है तो गोरक्षा का इतना बड़ा संकल्प था कि आज तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन उस समय लड़ जाने वाले, भिड़ जाने वाले किसी भी तरह से, जैसे आज सामान्य आदमी जा करके कि इस ट्रक में जरा खुलवाओ, इस ट्रक में क्या है, अच्छा, उस तरह का मुख्यमंत्री जी का जब वे युवा थे तब से, और आज भी वही कमिटमेंट है कि भाई गोरक्षनाथ का शब्द का अर्थ क्या है, जो गोरक्षक है। बिल्कुल। लेकिन जब योगी जी का नाम पहले आया सामने यूपी के इलेक्शन 2017 के बाद कि भाई अब योगी जी होंगे, उनसे पहले कुछ नाम और चल रहे थे, तो हर कोई थोड़ा सा सरप्राइज था, रे योगी जी का नाम अचानक कहाँ से आ गया? बिल्कुल नहीं थे, चर्चा भी लिस्ट में, चर्चा में, जो टीवी में नाम आते थे उनमें भी नहीं थे। दो बातें आपको बताना जरूरी है। एक, ये इस पर बाद में आऊँगा, पहले ये बताऊं कि योगी जी जब मुख्यमंत्री चुन लिए गए, मतलब विधायक दल के नेता चुन लिए गए, तो जिस एक अधिकारी को वो केंद्र से ले गए वो अवनीश अवस्थी जी थे, और केंद्र सरकार से, मतलब प्रधानमंत्री से मांग कर लेकर गए। अच्छा, तो ये जो मालिनी जी ने अभी संबंध बताया वो उसको भी बताता है। दूसरी बात, आपने कहा कि उनका नाम, अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय ये कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। जो लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। और एक प्रभारी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, चुनाव से पहले मैंने उनसे पूछा था कि कौन कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावे में, तो उन्होंने 3-4 नाम लिए, योगी जी का नाम नहीं लिया। तो हमने नाम लिया, बोले गोरखपुर के बाहर उनको जानता कौन है। तो ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के उस स्तर के नेताओं की भी समझ कितनी थी। बिल्कुल। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की परख देखिए कि कौन उत्तर प्रदेश के लिए उस समय, मतलब आज के समय में कौन सबसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है, किसको ये उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, इसके योग्य कौन है, उसका चुनाव किया। कोई योगी जी कभी जो है 1998 से सांसद थे, केंद्र में सरकार 98 में ही बनी, कभी ये कोशिश नहीं की कि केंद्र में मंत्री बन जाए। बिल्कुल। या फिर जो है मुख्यमंत्री पद के चुनाव के दौरान भी कभी ये कोशिश नहीं की। उनको अलग से कैंपेन के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया था। वो इलेक्शन कमेटी जो स्टेट की है उसके भी मेंबर नहीं थे और सेंट्रल के भी नहीं थे, लेकिन सेंट्रल की इलेक्शन कमेटी में हर बैठक में अमित शाह उनको लेकर जाते थे। तो इशारे तो बहुत थे, संकेत बहुत थे,
खोल के अब नाम नहीं ले रहा था। जो पढ़ना चाहिए। ग्रहण कर सके उसको समझ में आ रहा था, जो उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे उनके लिए आश्चर्य की बात थी। हाँ, तो इसीलिए मतलब जनरली जब वो नाम अनाउंस हुआ था तो बहुत से लोगों के लिए पहली बार था। आपको तो अंदर की बात पता थी, वो अलग बात है। तो एक चीज मुझे और लगती है, उस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी और आज भी है, तो मुझे लगता है, ये मेरा सिर्फ आकलन है, आज पहली बार मैं खुलकर राजनीति पे बात यहाँ कर रही हूँ, कि अवश्य जितने भी जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ये लगा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है सारे युवाओं नेताओं के बीच में, मायावती भी अपेक्षाकृत युवा थी, अखिलेश युवा थे, तो वहां पर आपको युवा ही नेता सामने अनुभव। लेकिन मैम वो क्या बात है कि वो इतने बड़े आइकॉन बन जाएंगे एज चीफ मिनिस्टर, बहुत लोगों ने शायद प्रेडिक्ट ना किया हो या सोचा हो। जैसी छवि आज उनकी हो गई है, इतनी लोकप्रियता देश के अंदर, हर जगह योगी आदित्यनाथ की देखिए डिमांड ऐसा है ना, मुझको लगता है कि हम लोगों ने एक बहुत सेट राय बनाई हुई है चीजों के लिए। ये हमारे यहाँ देश में तो जनक भी राजा रहे, दशरथ रहे तो जनक रहे, उन्हें विदेही कहा जाता था, ऋषि थे। आप सोचिए गीतों में भी हमारे यहाँ आता है कि यदि राम के जन्म का है तो आता है कि दशरथ मुहर लुटावे, क्योंकि राजा हैं। और जनक के लिए आता है सीता जी के जन्म पे कि बांटे गैया, ऋषि गाय बांट रहा है। ये अंतर मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि राजा वो भी है लेकिन ऋषि की तरह थे। याज्ञवल्क्य का इतना बड़ा संवाद जनक के संग है कि वे राजा थे लेकिन पूरी तरह से आध्यात्मिक ऋषि थे जनक जी। तो भारतवर्ष में कहीं ना कहीं सत्ता पे बैठने वालों को लेकर के एक हम लोगों की एक मानसिकता है, एक पूर्वाग्रह भी कह लीजिए, एक हमने खांचे में ढाल लिया। वहां पर कहीं ना कहीं और एक बात और जरूर जोड़ूंगी कि भारतवर्ष में विगत कुछ वर्षों से संत समाज के प्रति जिस प्रकार का दुराग्रह, जिस प्रकार का मैं कहूंगी सम्मान से थोड़ा कम, भगवान का प्रभु की कृपा है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता आई 2014 में, उसके पहले भारत किधर के नई विचार किधर जा रहा था। जो संत समाज है आप उन पर व्यंग करें, उन पर फिल्में ऐसी बनाएं कि उन पर आप जितने तरकश फेंक सकें, अपमान करें उनका, साधुओं संतों का अपमान करें, तो वो तो ये सारे साधु संत, ये एक आम फैम जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल एनालिस्ट्स हों, चाहे पॉलिटिकल, चाहे वो पंडित्स हों, चाहे आपके चैनल्स के एंकर्स हों, तो वो एक पूर्वाग्रह उनका, मुझको लगता है उनके ही नहीं सारे साधु संतों के प्रति। और ऐसा व्यक्ति राजनीति उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश वो चलाएंगे, तो पहले दिन से कहीं ना कहीं कि तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होना है। और वो वो तो कहा दिन भी कि ये घंटी बजाने वाले बाबा जी ये क्या करेंगे, ये चैनल में इस बोला प्रकार की मतलब बातें कही गई और वहां पर सारी धारणाओं को ध्वस्त करते हुए वो अपना पराक्रम शब्द में इस्तेमाल करूंगी, पराक्रम दिखाते हुए पूरा उन्होंने जिस तरह से दिल जीता, जनता का दिल जीता। और शायद उत्तर प्रदेश के नब्ज को बहुत अच्छे से वे समझते हैं, उनसे ज्यादा कौन समझेगा। उन्होंने सब कुछ देखा और वो एक, मैं बार बार इसलिए उनके गुरु और उनके दादा गुरु की बात करती हूँ क्योंकि भारतवर्ष जब से आजाद हुआ है, उस आजादी में इस राम मंदिर में उनके दादा गुरु की सबसे बड़ी भूमिका है, मत दिग्विजय नाथ जी की। एक खूबी बताइए योगी जी की, जो जिस वजह से आपने कहा कि वो इतना सब कुछ कर पाए। निडर है। अच्छा, जो व्यक्ति निर्मोही होता है वही निडर हो सकता है, उन्हें मोह नहीं है। सत्ता के संग सबसे बड़ा अवगुण मोह का ही तो आता है, कोई सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। अब ये मानना ना मैम सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ की बात पे, और योगी जी पे कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन पावर तो ऐसी चीज है ना, यूपी जैसे स्टेट की पावर किसी को मिल जाए तो ये मानना कि भाई इसको मोह नहीं है या ये दोबारा आने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए मुझे सिर्फ इतना कि योगी जी ने वो कौन से ऐसे कार्य नहीं किए जिनको कहा गया पहली बार हुए भारतवर्ष में। ये निडर व्यक्ति कर सकता है जिसे मोह नहीं। उनकी आलोचनाएं हुई उन चीजों की, लेकिन आज वही परंपरा बन गए देश की। बुलडोजर, मैं नाम नहीं लूं, कुछ भी उन्होंने कहा, वो जो कहेंगे, जो करेंगे, जो वो और ये सिर्फ मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ। आप यदि महिला बाल कल्याण में भी वहाँ पर यदि आप देखें जो पुष्टाहार वितरण की जो प्रणाली है उसमें भी उन्होंने आंगनवाड़ी की जो आशा की जितनी हैं उन्हीं को कहा कि अन्न वहीं पे जाना चाहिए। जो पुराना एक सिस्टम था कि वहाँ से जाकर के बटेगा, उसको भी उन्होंने रोका। सारी जगह पे उन्होंने इस तरह से वो सारे परिवर्तनों को लेकर आए। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सत्ता के मोह से मुक्त हो जाता है, जिसे लगता है मैं जितने समय हूँ
प्रदेश को अच्छा करने आया हूँ, भला करने आया हूँ, लोक कल्याण करने आया हूँ, ऐसा व्यक्ति निर्भीक और निडर निर्णय भी ले सकेगा। क्योंकि मोह में तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि आदमी कुछ अच्छा निर्णय ले ही नहीं पाता, किसी को क्योंकि वो नाराज नहीं डर है, करना वो किसी चाहता। को नाराज नहीं करना चाहता। वो कर्म कर रहे हैं अपना और निरासक्त कर। विधानसभा में बोला था ना, मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ यहाँ नौकरी करने नहीं, हम जिस दिन हटेगा तो मैं झूला लेके अपने आश्रम मठ में चला जाऊंगा। देखिए दीदी ने जो बातें बताई ना, उसमें कुछ बातें जब मैंने अपनी किताब लिखी तो लोगों को लगता था ये कैसे हो गया। लोगों ने कहा कि बिल्कुल चैनलों में कहा घंटी बजाने वाले पंडित जी को मोदी जी ने कहाँ बना दिया, अमित शाह ने कहाँ बना दिया। ये बातें किसी को नहीं पता। 22 साल में उस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, 26 साल में वो सबसे यंग सांसद बन गया, 94 और 98 में हुई। और जैसे ही नाथपंथ में क्या होता, आपको अपना उत्तराधिकारी अपने जीवित रहते ही, और क्योंकि उनकी थोड़ी उम्र हो चुकी थी महेंद्र नाथ की, वो बीमार भी रहते थे थोड़ा, तो उन्होंने उनको ही पूरा काम ऑलमोस्ट दे दिया था। वो राम मंदिर आंदोलन में लग गए और वहां पे जो गुरु परंपरा का था बहुत अच्छे से कहते थे, छुटके से मिलके आओ क्या, तो द्वारका जी से कहते थे छोटे महाराज से। छोटे महाराज, वो छुटके भी बोलते थे छोटे महाराज से मिलवा दो। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया, कोई सांसद आया, ग्रूम अडवाणी जी भी आए, पूरी grooming। एक बार वो छुटके को बुलाओ, तो वो छोटे को बुला के छोटे महाराज भी बैठते थे, तो ग्रूमिंग हुई। फिर उन्होंने क्या करा, 94 95 से ही अपना जनता दरबार उनको दे दिया। जनता दरबार में रोज 200 200 300 लोग आते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री बनने से पहले गया, उसमें ऐसा वहां से कोई गुजरात से चला आ रहा है, कोई राजस्थान से चला आ रहा है, बिहार के तो लोग आपको लगता है मैंने भी एक बार मान, आपको तो ये तो सरकार भी परिवार नहीं है इनकी। छोड़कर आए थे। अब देखिए किस तरह से उनकी देखभाल, उनकी चिंता करते थे महंत अवैधनाथ जी। देखते रहते थे कि किस तरह का हाव भाव है। कभी कभी लोगों को बुलाते थे, ए छोटका महाराज, छोटका बाबा आ जाओ। छोटका बाबा, हाँ, हाँ, आज नायका भी बहुत बोलते उदास थे। दिखा हाँ, आज तो कुछ उदास बैडमिंटन खेला उनके हाँ साथ। बैडमिंटन खेला, ये भी बोलते थे। हाँ भोजपुरी बोलते थे। हाँ। तो ये और जो है, दूसरा जो दीदी ने अब बताया, हाँ। ये तो माता पिता ही ये कर तो सकते हैं। बिल्कुल बच्चे के जैसे बच्चे के आप लिए देखेंगे प्रेम होता है जब वैसा। महंत अवैधनाथ का निधन हुआ 2014 में, पहली बार अब साधु को इतने भाव देखोगे, फूट फूट के रोए थे योगी आदित्यनाथ। तो चित्र भी होते हैं। अब जो उन्होंने राजनीति में जो अब चलन शुरू किया है, और खासकर अभी जो उन्होंने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, उसको पार्टी बीजेपी ने उसको ना, मोदी जी ने जो थोड़ा सा उसको ट्वीक किया हुआ अपने उस पर, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आप कितना सहमत है? मैं तो आपसे उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर पूछ रहा हूँ कि हिंदू एकता जरूरी है कितनी? हम भारतवर्ष के नागरिक के रूप में कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तो कहा ही गया है, तो हम तो भारतवर्ष के रूप में कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये भारतीयता के रूप में क्यों नहीं आप विचार करते हैं? पूरी रात यहाँ बिता सकते हो बैठकर बताते हुए कि क्या क्या अच्छा है हमारे देश में। और ये जो जिन्हें कभी हिंदुस्तान शायद आना नहीं है, जिनको ये समझ में आया कि गोस्वामी तुलसीदास पे फिल्म बनाए, आप उनके सामने भारतवर्ष की आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे भारत का हित चाहने वाले भारत में ही हैं, तो मैं तो उसको बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रही हूँ जो योगी जी ने बोला है। इसमें आपको एक कुछ रहोगे इसी पर तो मेरा नेक एक रहोगे, सवाल है। बटोगे तो कटोगे। जी आप लोक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जी। लोक परंपरा से जी, जुड़ी जी। हुई हैं, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। अभी आपने जो बात कही वो बीएचयू के प्रोफेसर रहे होंगे, जी जी जी, हाँ हाँ, तो उनके बारे में मैं आपको नाम भी बता दूंगी बाद में। ठीक है। तो इन 10 सालों में ये जो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का, मैं तो कहता हूँ, महायज्ञ चल रहा है। एकदम बिल्कुल। तो इन 10 सालों में और उससे पहले का जो समय आपने देखा, क्या मौलिक अंतर आपको नजर आता है? प्राची प्रतिची, पूरा पश्चिम दिशा का अंतर है, सुबह रात का अंतर है, इससे ज्यादा एक, और कलाकार से ज्यादा तो कोई नहीं समझता। क्योंकि हम लोग देखिए, गीत संगीत की अभिव्यक्ति समाज के स्वरूप में चाह रही बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। वो हमसे ज्यादा किसी ने महसूस नहीं किया। वो कहानी तो बहुत प्रचलित हो गई कि कभी राम का गीत गा रहे थे और अयोध्या में जन्मे, ये दूरदर्शन में नहीं गाने दिया गया। लेकिन इसके अलावा आप यदि देखें कि कार्यक्रम किस चीज के होते थे और क्या होते थे, मोदी सरकार में सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो आपने बोला है कि सनातन की पुनर्स्थापना हुई है। मैं तो डरती हूँ इस सोच करके क्या होता यदि ये नहीं होता। क्योंकि एक पूरी नई नस्ल 10 साल में, उस पीढ़ी जो शायद मतलब समझ लिया एक्सप्रेस वे में उधर चली गई, उसको घसीट के हम लोग इधर थोड़ा ले आए हैं 10 साल में। 10 साल में तो पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। मुझसे ज्यादा इसलिए कोई नहीं जानता जो सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं तो विरासत के गीत गा रही हूँ, और विरासत के गीत गाने सुनाने में आज यदि मेरे पास कोई दिन नहीं खाली है, पूरे विश्व से मुझे यदि बुलाया जा रहा है सुनने के लिए। अभी कोरिया गई थी मैं पिछले साल, उसके पहले छठ करने गई थी, अभी दिवाली दुबई में मना कर आई हूँ। अमेरिका, मतलब दिवाली त्योहार मनाने के लिए भरतवंशी बाहर बुलाए। इसके लिए आप मतलब आप श्रेय देती हैं जो एनवायरनमेंट बदला है 10 साल में? गर्व होने लगा अपने, हमारा
त्योहार है, हमारा पर्व, ये हम है, ये हमारी जड़ें हैं, हम इसका उत्सव मनाएंगे, इसको भव्य से बनाएंगे। इसको भव्य बनाने को जो मजाक उड़ाते हैं तो उनको 4 जवाब देंगे। पहले तो मजाक ही तो उड़ता था। आप ये देखिए कि आज जो पटाखा, मैं एक कलाकार है जिन्होंने परसों नरसों वीडियो मांग करके अपनी क्षमा मांगी है ना, मैं नाम क्या उनका लूँ, कि भाई मैंने कह दिया कि पटाखे मत जलाओ। आज ये स्थिति है कि जो अपने जीव जंतुओं के ध्वनि प्रदूषण के लिए चिंतित हैं कि पटाखे मत जलाइए, लोग उनकी फोटो डाल दे रहे हैं कि कितने मजे से तो ये मांसाहारी भोजन का आनंद लेते हैं, इतनी जीव दया यदि है तो ये आज प्रतिकार करने का साहस आ गया। पहले प्रतिकार करने का साहस नहीं था। नक्कार खाने के तूती कहाँ बोलती भाई, लेकिन आज ये है कि तुम बोलो 4 बातें हमसे सुनो, कैसे कहे कैसे दिया। तो हमारा धर्म, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा देश, हमारी सेना, हमारा जवान, हम जैसे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश सबसे अच्छा। ये आज जो बात और ये मोदी जी ने जगाई है। आज सोचिए अभी दिवाली आई, कितने 10 वर्षों में क्या भारतवर्ष का एक बच्चे से युवा होता हुआ बालक ये देख नहीं रहा कि हमारा प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के संग मनाता है। ये कब देखा हम लोगों ने। आज आप योगी जी, मोदी जी की बात कर रहे हैं, कितने साधारण परिवार में जैसे जन्मे वैसे ही उनके माता पिता आज भी हैं, उसी परिवेश में जहाँ पे हम तो किस रूप में पैदा हुए हो, कैसा हम लोगों ने ऐश्वर्य देखा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनकी बहन सीधे एम्बेसडर हैं, तो वो हम लोग ने तो वो युग देखा है। आप प्रिविलेज्ड हैं ही, सत्ता में है तो आपका पूरा खानदान। लेकिन मैम आप जो 10 साल पहले की बात कर रही हैं, जो उस वक्त एनवायरनमेंट था, लोग तो आज भी हैं ना वो, मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, और मैं इसमें कोई पक्ष लेते हुए बात नहीं कर रहा हूं। बात ना करिए, नहीं, पूरा सब क्योंकि वो बड़े हैं नेता, मतलब और बड़ी पार्टी है, नेता बड़े हैं उसके, तो इसलिए उसका नाम लेके कह रहा हूँ। क्या है मतलब उनका वो अपना क्या रुख रखते हैं दुनिया के सामने। भाई आपने क्या आपने एक संत को चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये क्या अच्छा काम हुआ? आप पीछे ले जा रहे हो देश को, आप रूढ़िवाद में ले जा रहे हो। आपका ध्यान कहाँ, रिग्रेसिव है, आपका ध्यान कहाँ है, मंदिर बना दो। तो फोकस जो है वो पीछे ले जाने वाला है, आगे वाला नहीं। ये तब होता है जब दुर्भाग्य से एक संत की परिभाषा सही बताई नहीं गई है पूरी समाज को। इस देश में संतों ने, पूरे विश्व देश देखिए जहां संतों ने शासन किया है, संत कौन है? संत लोक कल्याण का पहला वचन लेकर जिसने घर छोड़ दिया, उससे बड़ा आदमी कौन है जो प्रदेश की यदि बागडोर नहीं संभाल सकेगा? जिसने अपना घर छोड़ दिया और लोक कल्याण की शपथ लेके सन्यासी बना, उससे बड़ा कौन चलाने वाला? तो संत की परिभाषा तो हमने तो ये सोचा भाई राम राम जपते हैं सारे संतों को। मैंने बोला ना, फिल्मों में, हास्य कथाओं में स्टैंड अप कॉमेडियंस ने यही किया है। जितनी सनातन की आस्था के हमारे प्रतीक है उन पर व्यंग किया है, उनको इतना स्तर हल्का बना दिया कि वो एक पूरी, मैं आज ये बात कहने से मैं नहीं चूकूंगी क्योंकि हम भी अपने आसपास देखते हैं कि एक बहुत बड़ी नस्ल उससे प्रभावित होकर बर्बाद हो चुकी है, जिनको बदलना मुश्किल है। आपको बता रहा हूँ कॉमेडियन, ये जो प्रश्न आपने पूछा, यही प्रश्न सुग्रीव ने भगवान राम से किया था जब उनको सत्ता सौंपने जा रहे थे। उनका मैं तो सन्यासी हूँ, सन्यास लेने जा रहा हूँ। तो भगवान राम ने कहा सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है? जिसको किसी तरह की आसक्ति नहीं है, जिसका कोई, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना है, तो जनता का उससे ज्यादा ख्याल कौन रख सकता है? तो इसलिए जो है ये जो धारणा बनी है कि संत को जो है मंदिर में बैठ के घंटी बजाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए? देश को लूटना चाहिए। मतलब जो छवि बनी है आज जो है, कुर्ता पैजामा अगर आप पहने तो आपको नेता समझा जाता है। ये बड़ा डेरोगेटरी उसमें देखा, डेरोगेटरी टर्म्स में, ऐसा नहीं कि बड़ा सम्मान में, कॉस्ट्यूम की तरह। आपने वेशभूषा को भी जो है वो एक तरह से अपमान का पात्र बना दिया है और इस तरह की रिडिक्यूल का पात्र बना दिया है। सर रिडिक्यूल का की हद ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब, और उसकी दुनिया की सारी समझ उसी को है, बाकी सब रिग्रेसिव है, पिछड़े पीछे ले जाना चाहते हैं। वो और वो गेरुआ और भगवा भी नहीं बोलता, ऑरेंज पहनने वाला, बल्कि जब समझते नहीं। योगी जी की बात करूं, ऑरेंज पहनने वाला, वो और बहुत डेरोगेटरी टर्म्स है। नहीं, वो देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को समझते नहीं। उनकी समस्या ये है, और उनमें जिज्ञासा नहीं, जानना भी नहीं चाहते। वो उससे बड़ी समस्या है।
ये जो अभी मालिनी जी बात कह रही थी, जो परिवर्तन आया है वो ये आया कि वही लोग हैं जो ऐसी आलोचना सुनकर चुपचाप बैठे रहते थे, आज उठकर जवाब देते हैं। ये बदलाव आया, जिनको अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर ग्लानि का भाव होता था, शर्म आती, आज गर्व का भाव होता है। ये परिवर्तन आया। पूरी ओवरटन विंडो इसको हम कहते हैं, एंगेजमेंट की चेंज हो गई है। अयोध्या में जब हम दिल्ली से फ्लाइट लेके जा रहे थे तो एयर होस्टेस जय श्री राम कह रही थी, जो पॉसिबल ही नहीं था। वो उनके कल्चर, उनके एचआर का नोटिस आ जाता उसको कि आप ये कैसा कम्युनल ग्रीटिंग कर रही हैं। लेकिन वो उस दुनिया के लिए रिलीजन इटसेल्फ इज अ बैड वर्ड। धर्म मतलब जहां धर्म आ गए पीछे शादियां उनकी भी पंचांग देख के होती धर्म हैं। को रिलीजन के बस रूप में यही देखते बात हैं। है, यही चूक है। हाँ, जैसे लोक फोक है वो भी अलग है। लोक को वहाँ फोक कहते हैं। फोक फोक दरअसल यदि आप अंग्रेजी में उसकी ऑक्सफोर्ड में यदि आप शब्दकोश में देखें, फोक माने जो पहले भाषा बोली परंपराएं बोली जाती थी वो फोक है। लोक वो है जो नित्य घटित हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है सब लोक है। तो लोक निरंतर परिवर्तनशील है, पहले था आज है, आज जो बोल रहे हैं ये भी लोक का हिस्सा बन रहा है। तो लोक में तो जो कुछ दृष्टि से दिख रहा है आंखों से वो सारा लोक है। और लेकिन हम लोक संगीत को फोक म्यूजिक बोलते हैं, बाहर की परिभाषा। ऐसे ही धर्म रिलीजन बन गया, जबकि धर्म क्या है? धर्म एक व्यवहार है, धर्म हमारा संस्कार है। आप एंकर हैं, आपका धर्म है यहाँ पर, आप लेखक हैं, आपका धर्म है लिखना, आप पत्रकार हैं, आपका धर्म है निर्भीकता से बात को रखना। इसमें यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। मैं यदि गायिका हूं, मेरा धर्म है कि मैं अच्छे कंठ से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करूं, मेरा धर्म है कि मैं उसको अनुष्ठान की तरह प्रस्तुत करूं मंच पे। ये धर्म है, धर्म यानी कर्तव्य। तो आज धर्म का मर्म समझने की जरूरत है। धर्म वो नहीं है जो आप लिखते हैं कि आप किस जाति के हैं, आप किस में पैदा हुए। धर्म तो आपको, आपके माता पिता ने आपको क्या धर्म सिखाया है कि आप अच्छा व्यवहार करें, संस्कारी बने, ये धर्म है। अरे मैम, एक शिकायत हमारे यहाँ अक्सर रहती है लोगों की, कला जगत के लोगों से, कि आप ऐसे विषयों पर, चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई दुनिया में कोई घटना घट जाए, उस पर स्टैंड नहीं लेते। अभी अमेरिका का इलेक्शन भी था, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसने साइड ली अपनी, कलाकारों ने, फिल्म स्टार्स ने एक साइड ली, मैं इधर हूँ या इधर हूँ, क्लियर। और इसमें छुपाने वाली क्या बात है, मैं वोट भी तो डालता ही हूँ ना, हमारे यहाँ भी तो सब लोग जाके वोट डालते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे टॉपिक पर जो समाज से जुड़ा हो, कोई भी अपनी स्टैंड नहीं लेता। ये है ऐसे, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात सच है। क्योंकि मुझे आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये सारी ज्यादा बीमारी 2014 के बाद आई है, 13 के बाद, जहां लोगों ने टारगेटिंग शुरू कर दी जो कोई भी मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ। जबकि मोदी सरकार के साथ नहीं, उस समय तो राष्ट्र के साथ खड़े थे, राष्ट्र के अस्तित्व की बात थी। 70 साल हो गए हैं, 68 साल हो रहे हैं। अब देश किधर लेके जाना, ये वोटर का जानने का, उसका तय करने का उसका एक निर्णय उसका हो सकता है। वो उस विचार, उस दल के संग खड़ा है क्योंकि राष्ट्र के संग खड़ा है। अब वहां पर टारगेटिंग जिस प्रकार की, एक मैं कह सकती हूँ, शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ लिबरल्स द्वारा बहुत इस्तेमाल किए गए शब्द से, कि लिंचिंग, ऐसे सारे कलाकारों की लिंचिंग की गई, सोशल मीडिया पे लिंचिंग करी गई, जो जरा भी पक्ष लेकर किसी का भी मैंने सुना काम मिलना बंद हो गया उनको, काम मिलना बंद हो गया। मेरे सामने ऐसे 1-2 फिल्म डायरेक्टर्स हैं जो अवार्ड वापसी वाले में आए, उसमें हम थे, अनुपम जी थे, सब लोग थे, उसमें 2-4 आए, प्रियदर्शन जी भी थे। अपने कला जगत से बहुत कम थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से 2-4 म्यूजिक जो ये डायरेक्टर्स थे, फिल्म डायरेक्टर्स, उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर्स ने पैसे देने बंद कर दिए, काम फिल्म की स्क्रिप्ट पे हाथ लगाने से मना कर 2015, 2016, 17। ऑफ कोर्स वहां से समय बहुत बीत उस गया, समय तो वो हेट था कि हेट लेवल था, लेकिन आज भी ये कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह मन में है कलाकारों के भी, कि हम यदि दिखेंगे साथ में तो हमारी को तय कर दिया जाएगा कि आप भाजपाई हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप सपाई हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। जबकि बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका में पूरी तरह से, अभी तो हम देख रहे थे कि लेडी गागा से लेकर के वहाँ पे ओपरा विनफ्री तक हार गई। हालांकि उनके नाम में कमला हैरिस था, तो वो कमला हैरिस ये अच्छा बताया कमला। आज मैंने क्या कि ट्रंप जीते, कमला हैरिस ये बढ़िया हो गया कि वो उसमें उनके साथ मुखरता से आए, वो हमेशा आते हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड में भी चुनाव में कलाकार सामने आते हैं, और वो मुझे लगता है कि आप यदि वोट दे रहे हैं
तो ये बहुत बड़ा पाखंड है कि आप खुल करके ये ना कह सकें कि आपको नेता अच्छा लगता है और इसकी ये नीतियां अच्छी लगती हैं। और आप सिर्फ ये ना बताइए आपको वो क्यों पसंद, आप क्यों पसंद है ये भी बताइए। अब तो लेकिन बहुत कुछ बदल गया, अब तो बॉलीवुड से लेकर के सारे सबको सच के साथ बहुत सारे लोग अब आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हाँ। अखबार में लेख लिखकर 2014 के चुनाव से पहले कि इसको वोट नहीं देना। उसमें कलाकार भी थे, उसमें कलाकार भी थे। उसमें कलाकार थे, उसमें बुद्धिजीवी थे, तथाकथित लेखक थे, साहित्यकार थे, कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत के, नाटक के, फिल्म के। और सीए के समय कविताएं बनाई गई कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, और सबने कविताएं दिखाया, बनाई गई, सबने दिखाया। जो दूसरा गैंग था उसमें। नहीं भाई, फिर तैयारी हो रही, नहीं दिखाएंगे वक्फ पर। अभी आप कागज फिर दिखाएंगे। 2019 में फिर से वही शुरू हुआ। 2000 में फिर से उन लोगों ने कहा कि अब पता की नहीं बार ये कि नोशन बना दिया गया था तब, और उस वक्त बहुत सारे लोग जो आज इधर राइट साइड में हैं, शायद पहले कुछ साल पहले उधर ही खड़े थे, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी थी। आपने किताबें वैसी पढ़ी हैं, आपने सुना ही ऐसे लोगों को है, तो ये लगता था नहीं यही ठीक है। और दूसरा ऐसा लगता था कि सारा, जैसे मैम ने शब्द यूज किया इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, सारी बुद्धि यहीं बह रही है, यहीं बांटी है ब्रह्मा जी ने सारी बुद्धि, दूसरी साइड तो हो ही नहीं सकती। नहीं, आप उसके सोर्स पे इनके चले intellectual जाइए, नहीं हो सकते। आप उसके सोर्स पे चले जाइए, एनएसडी में चले जाइए, आईएफटी में चले जाइए, वो सोर्स से ही वैसा निकल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जनसंघ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर एक लेक्चर दिया, उसके लिए उनको आईआईटी दिल्ली से निकाल दिया गया। ये जमाना था, ये जमाना था। मजरू सुल्तानपुरी का बहुत बार आपने उदाहरण सुना होगा, किशोर कि कुमार नेहरू बैन की हो गए। तुलना कर दी थी हिटलर से, इसके लिए 2 साल जेल में रहे। जेल में रहे, देखिए कलाकार जेल में रहा, आज उसका आंशिक वो भी हो जाए, डेमोक्रेट भी थे। चला जाए अभी, तो और आपको देखिए क्या दंगा हो जिसको कह रहे हैं कि तुम्हारी कब्र खुदेगी, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो कुछ नहीं बोलता, वो तो हिटलर है। वो हिटलर है, वो तानाशाह है। असल में एक मानसिकता बड़ी बुरी है जिसको हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट। माइंडसेट कहते हैं, कि जब बहुत लंबे समय तक आप पराधीन रहते हैं तो एक आम व्यक्ति, विशेष रूप से स्वयं में बुद्धिजीवी दिखने की चाहत जिस वर्ग को है, उसके भीतर शासक के संग दिखने का जिसने एक भाव रहता है, क्योंकि उसको उसके इतने प्रसाद, इतने लाभ, इतने कह लीजिए उसका, या कुछ ना भी मिले तो भी साथ रहने का जो सुख, स्टेटस का, वो बिल्कुल ठीक। इतने दशकों से और इतनी सदियों से एंजॉय कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थ्रेटन होती, जो कि हुआ भी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए हैं मोदी, तो उनको ये पता था ये जो विचार आ रहा है, ये एक आम आदमी की सरकार आ रही है, एक आम आदमी की भी यहाँ ताकत होगी। यदि कोई छत्तीसगढ़ में एक लोक गायक है तो उसको पद्मश्री मिलेगी। यहाँ पर यदि कोई एक है जिनको कि आप पूछते नहीं थे, वो जो आकर के आपके सामने, जी साहब मैं तो ऐसे यहाँ पे काम करती हूँ, आप बाद में उनकी कहानी सुनेंगे कि अच्छा इसने तो पूरा उड़ीसा में जंगल बसा डाला, इसको पद्म सम्मान मिलेगा। तो वो इस चीज से डरते थे, दे यूज्ड टू फील थ्रेटन, कि एक जो उनकी एक सत्ता, हमने जो कहा वो इतिहास है, हमने कहा ये अच्छा गाती हैं तो ये अच्छी श्रेष्ठ कहलाएंगी, ये विधा नाटक में अब आज से श्रेष्ठ मानी जाएगी, ये इंटेलेक्चुअल है, इनको बिल्कुल खारिज करो, ये तो ऐसे ही, वो सारी नॉर्मेटिव्स ध्वस्त हो गए। 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, और गुलाब बाई जी को 96-97 में पद्मश्री मिला था, लास्ट फोक आर्टिस्ट, उसके बाद हमें मिला 24 साल बाद। जिस उत्तर प्रदेश ने अवधी दी, भोजपुरी, ब्रज, बघेली, बुंदेलखंडी, और जहां पे सूर कबीर तुलसी हुए, जहां बिरहा और आल्हा के ऐसे ऐसे यशस्वी कलाकार हुए, कजरी जहां की, आपको 25 साल में कोई लोक कला है क्या? लोक कला आपका आईना है, आपके पूर्वजों की जीवन शैली है। ठीक है। आप यदि लोक कला को नहीं सम्मान दे रहे और आप उसको कह रहे तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग, अनपढ़ जाहिल लोग कुछ भी गाते हैं, ये माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट जिसको कहते हैं, तो वो दे फेल्ट थ्रेटेंड, और वो ध्वस्त हुआ है। मोदी योगी, मतलब मैं नाम 2 ही ले रहा हूं क्योंकि ठीक है, कितने फिर आप किस किस का नाम लेंगे। मोदी योगी देशभक्त है, हाँ प्रतीक है, और देश के लिए जरूरी है, ये आपका कन्विक्शन है। देखिए, दोनों निर्मोही हैं, दोनों निरासक्त हैं, दोनों संत प्रवृत्ति के हैं, दोनों निर्भीक हैं, दोनों जरूरी हैं। अब वो आखिरी रवायत पूरी कर लेते हैं। गाय बनाना जाने वही कह रहा था ना, मतलब ये तो अरे कई बार मुझे लगता है आप लोग इस पे चिढ़ते तो नहीं है, कहीं भी जाते हैं वो तो समय हमारा निकल गया। हाँ, ऐसा होता था थोड़ी इरिटेशन होती होगी पहले, बहुत पहले, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका मैं एक आपको किस्सा सुना देती हूँ। एक बार, ये कैसे बड़े लोग अपने कृतित्व से सिखाते जाते हैं। एक टीवी चैनल का ही प्रोग्राम था आपके यहाँ नोएडा के, तो वहाँ पे सम्मान दिया जा रहा था, 18-20 बरस की बात, पुरानी बात है।
बहुत सारे लोग थे, हम भी थे और श्रद्धेय पंडित बिरजू महाराज जी भी अच्छा। थे, बहुत सारे लोग थे, 5-6 लोग थे। तो जब वो कार्यक्रम हो गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग को सम्मान हम लोग मंच पे बुलाएंगे। उसमें बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार थे, वो भी आए। बहुत उनका उस समय डंका था, आज भी है, उस समय तो चरम पे था। वो आए तो उन्होंने, जैसा होता है न्यूज़ एंकर्स, चूंकि वो लाइव टेलीकास्ट भी उस समय हो रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ आप गा, तो उन्होंने एकदम ऐसे साफ मना किया कि भाई नहीं। तो जनता बोलने लगी प्लीज़ 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 प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझसे, मतलब एकदम अचानक से बोले कि हमको तो बस यही कहा गया था कि सम्मान लेने आना है, नहीं तो मैं अपना बैंड लेके आता। लाइव उस पर बोले मैं अपना बैंड लेके आता है। ये सुना तो फिर किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि फिर वो चले गए। उसके बाद हम आए तो हम लोग से कुछ कहा, 2 लाइन हमने कुछ सुना दी। महाराज जी को फिर किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि एक तो बड़े हैं, वृद्ध हैं, ऊपर से नृत्य करते हैं, हाँ, तो उनसे क्या करा लेंगे। आप ये जरा देखिए कैसे गुरुजन सिखाते चलते हैं नई पीढ़ी को। वो आए तो उनको सम्मान दिया गया और तालियां बज गई, और एक तरह से उम्मीद थी कि वो जाए। तो वो बोले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो अरे अरे आप बिल्कुल। तो बोले देखिए आपने मुझे बुलाया क्योंकि मैं नृत्य करता हूँ, और मैं मंच पर यदि चढ़ गया हूँ तो अब तो कुछ रच के ही जाऊंगा। ये पंक्ति भूलती नहीं, मेरी पहचान यही है कि इसलिए तो बुलाया, मैं कुछ और करता क्यों बुलाते। ठीक बात। क्या सुनेंगे भैया? जो आपकी इच्छा हो। मैं आप पर्सनली अपनी मन की बात बताऊं, जी। क्योंकि हमने वैसे थोड़ी बहुत जी, ऐसी बोलिए। बात की, थोड़ी सी लाइट। मैं तो आपसे कोई फिल्म का गाना, आपको जो पुराना कोई गाना पसंद हो ना, फिल्म का गाना। भाई आपसे लोकगीत तो हम सुनते ही हैं, कोई फिल्मी गाना। अरे रामा, कोई फिल्म का गाना में याद ही नहीं रहता। मतलब कुछ ऐसी वो मिली कि कोई कोई फिल्म के किशोर गाने, कुमार, कोई लता मंगेशकर। उन लोग के गाने अटेम्प्ट करना भी हिमाकत है। लोकगीत जो फिल्म में हाँ, वो चलिए तो ऐसे आपको ये पता ऐसे है। करते थे। चलिए चलिए मैं आपको वो लोकगीत सुना रही हूँ जो फिल्म में गया, और जिनका नाम ले लिया मैंने, गुलाब बाई जी। उन्हीं का बहुत मशहूर दादरा था जिसको वो गाती थी, और फिल्म थी मुझे जीने दो, जिसमें सुनील दत्त साहब ने उस जमाने में 5,000 रुपये में खरीदा था गाना, और आशा ताई ने गाया, जयदेव साहब ने इसको म्यूजिक में किया, लेकिन धुन वही रखी, थोड़ा बहुत जो चेंज होता है, शब्द भी वही थे। नदी नारे नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, अजी पैया परूं मैं पैया परूं, नदी नारे ओ नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं। अब देखिए नौटंकी में कैसे गाते थे, नदी नारे जो जाओ तो जैबे करो, नदी नारे जो जाओ तो जैबे करो, बीच धारे ओ बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे जो जाओ, बीच धारे जो जाओ, शाम जाओ तो जाओ, शाम जाओ तो जाओ, बीच धारे तो जाओ तो जैबे करो, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे जो जाओ तो जैबे करो, उस पारे जो जाओ शाम, उस पारे तो जाओ तो जैबे करो, सौतन द्वारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं। आपको लोगों ने बोला होगा ना कि आप जब गाती हैं तो ऐसा लगता, आप कितना एंजॉय करती हैं इसको, आपके चेहरे पे दिखता है। मालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मुझे बहुत मुझे अच्छा और प्रोग्राम अच्छा जाता है, इसका सबूत शांतनु जी होता है। मेहमान पूछता नहीं है कितना टाइम हो गया।
सही बात है, हाँ। है ना, देखिए तो ये लेकिन आपके ऊपर सरस्वती जी की कृपा यूं ही बनी रहे, आपके सुरों से यूं ही आनंद हम सबको मिलता रहे आने वाले बहुत 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 वक्त तक। बहुत धन्यवाद, बहुत। और आपने मान लीजिए कि आज थोड़ा पॉलिटिकल साइड जो है वो थोड़ा और करीब से जाना, अच्छा लगा। मैंने आपसे कहा था खुल के बात होती है, तो वैसी बात हुई है। बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी आपका प्रोग्राम में आया, बहुत शुक्रिया। शांतनु जी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत।